राज्यसभा में आज कृषि सुधार से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उच्च सदन में कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक तथा मूल्य आश्वासन विधेयक और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षा समझौता विधेयक 2020 को रखते हुए स्पष्ट किया, ये दोनों विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं और इनके जरिए देश का किसान अपनी उपज को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बिलों के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा। वहीं इन आरोपों का भी खंडन किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों के पारित होने पर किसानों को बधाई देते हुए कहा कि ये भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिल पास होने पर सरकार को बधाई देते हुए विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो हमारी विपक्षी पार्टी है, उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आजादी उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वो पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर योग की शिक्षा देने और आयुर्वेद के जरिए मां बच्चों को सुपोषित करने को लेकर महिला और बाल विकास तथा आयुष मंत्रालय के बीच आज MOU हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और श्रीपद नायक की उपस्थिति में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुरुआत में देश की चुनिंदा आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये नवाचार किया जाएगा। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योग, जो वर्षों वर्ष और शताब्दियों से भारत का गौरव था, उसे हम विश्व के सामने एक बार फिर बेहतर जीवन पद्धति की दृष्टि से स्थापित कर पाए हैं। लेकिन हमारे आंगनबाड़ी के आंगन आज तक योग की उस परंपरा से वंचित थे। पहली बार ऐसा होगा कि एक पायलट टेस्ट केस में हम लोग चिन्हित प्रदेशों के चिन्हित आंगनबाड़ी में योग के हमारे प्रैक्टिशनर्स को भी भेजेंगे, ताकि बाल्यावस्था में ही हम योग की शिक्षा अपने बच्चों के जीवन का एक अभिन्न अंग बना सके। प्रदेश में कोरोना से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान से देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 181 कल से शुरू हो जाएगा। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करने वाली इस हेल्पलाइन के जरिए कोविड-19 के संक्रमण की वर्तमान स्थिति, अस्पतालों में उपलब्ध खाली बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी एक फोन कॉल पर मिल सकेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर 31 अक्टूबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अदालतों में अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।
बीकानेर में निरंतर बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आज शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू की है। ऐसे में नगरीय सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे तथा सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी रखनी अनिवार्य होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। उधर राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अदालत में सिर्फ अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की ही सुनवाई की जा सकेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कठोर कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार को कोरोना वायरस के अत्यधिक असर वाले क्षेत्रों में धारा 144 लगाने का काम पहले ही कर लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि राजस्थान के अंदर कोविड को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए और आज परिणाम जब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो सरकार अब कठोर कदम उठाने की ओर अग्रसर हो रही है। और जिस तरीके से 11 जिलों के अंदर धारा 144 लगाने का काम सरकार ने किया है, हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि कोविड की लड़ाई के अंदर सरकार को जो भी कठोर कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए। मैं चाहूंगा सरकार से कि आम आदमी को, गरीब आदमी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है। सरकार को जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएं, लेकिन कम से कम इस कोरोना से जनता को बचाने का काम करें। प्रदेश में आज कोरोना के 1865 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 328 संक्रमित जयपुर से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 301, उदयपुर में 140, पाली में 125, अलवर में 114, भीलवाड़ा में 104, अजमेर में 101, कोटा में 62, बीकानेर में 58, नागौर में 42, टोंक में 41, सीकर में 39, भरतपुर में 37, हनुमानगढ़ में 34, चूरू में 30, चित्तौड़गढ़ में 29 और झुंझुनू में 31 और व्यक्तियों में इस रोग की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,14,989 हो गया है। आज 14 और लोगों की कोविड-19 से मृत्यु के समाचार हैं। वहीं उपचार के बाद 95,469 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। आज 1,664 और लोग स्वस्थ हुए हैं। इस बीच जयपुर की मुहाना सब्जी मंडी में आज सुबह मास्क नहीं तो सब्जी नहीं जैसे नारे के साथ सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा आज जयपुर में स्टैच्यू सर्किल से मुहाना मंडी तक मोटरसाइकिल रैली निकालकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। प्रदेश की शेष बची पंचायतों में पहले चरण में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। आज ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए गए। 1003 ग्राम पंचायतों में पहले चरण का मतदान 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। गौरतलब है कि राज्य की 3,848 ग्राम पंचायतों में 4 चरणों में चुनाव होने हैं। सभी पंचायतों में सरपंचों के लिए ईवीएम मशीनों द्वारा और वार्ड पंचों के लिए मतदान बैलेट पत्रों द्वारा संपन्न होंगे। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज RPVT परीक्षा आयोजित की गई। प्रदेश के बीकानेर, जयपुर और उदयपुर शहरों में 54 केंद्रों पर संपन्न परीक्षा में 13,433 परीक्षार्थी शामिल हुए। कोरोना संक्रमण से जरूरी सावधानी के बीच परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें सैनिटाइजर तथा मास्क उपलब्ध कराए गए। राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से किसानों को सब्जियों के सस्ते बीज मुहैया कराए जाएंगे। इसके तहत निगम के गोदामों में बीजों का भंडारण किया गया है। हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि वहां चालू सीजन में पालक और गाजर के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्लांट को आवंटित किया गया है। राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से गाजर के बीज 540 रुपए, पालक के 102 रुपए व मटर के बीज 90 रुपए प्रति किलो की दर पर किसानों को वितरित किए जाएंगे। किसानों का रुझान मिश्रित खेती की तरफ बढ़ाने को लेकर सरकार इस तरह के प्रयोग कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में चालू सीजन में 8 क्विंटल पालक व 75 किलो गाजर के बीज किसानों को वितरित करने के लिए स्थानीय प्लांट को आवंटित किए गए हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम बाजार से काफी सस्ती अनुदानित दरों पर किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही गुणवत्ता के लिहाज से भी ये बेहतर है।
सवाई माधोपुर के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रक्षेत्र दिवस मनाया गया। केंद्र के वैज्ञानिकों ने ग्रामवासियों को दाल की नई किस्म की विशेषताओं के बारे में बताया और उन्नत बीजों की जानकारी दी। पाड़ली गांव में आयोजित कार्यक्रम में पशुओं को हरे चारे के रूप में अजोला और नेपियर घास काम में लेने की जानकारी भी दी गई। पल्स पोलियो अभियान के तहत भरतपुर में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। कोरोना काल के दौरान विशेष सावधानी बरतते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नौनिहालों को 2 बूंद खुराक दी। पोलियो खुराक पिलाने से छूटे बच्चों को कल घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। देश विदेश में खास पहचान रखने वाले बाला किले में अब पर्यटक निःशुल्क भ्रमण कर सकेंगे। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किले में सैर को शुल्क मुक्त कर दिया है। इसके अलावा किले की ऊपरी मंजिल तक जाने वाली लगी रोक को भी हटा दिया गया है। साल 2018 में आए तूफान से किले की कुछ दीवारें और छत क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद से यहाँ रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच गाइड के साथ पर्यटकों को प्रवेश मिल सकेगा। कोरोना काल में काम धंधे बंद होने पर बाहरी जिलों से घर लौटे प्रवासी कामगारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आर्थिक संबल दे रही है। बाहरी जिलों से आए श्रमिकों को कौशल के अनुसार घर में काम देने के लिए संगरिया के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। केंद्र द्वारा 15 प्रशिक्षणों के माध्यम से 563 प्रवासियों को दक्ष किया गया, जिससे वे स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। राज्य में अब तक मानसून की बारिश से बांधों में क्षमता का लगभग 72% पानी आ गया है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 742 में से 157 बांध पूरे भर गए हैं, जबकि 349 आंशिक भरे हैं और 236 बांधों में अभी भी पानी आने का इंतजार है। इस बीच प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर पड़ जाने से पारा फिर चढ़ गया है। श्रीगंगानगर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। ज्यादातर स्थानों पर भी पारा 35 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक चल रहा है। इस बीच बीते 24 घंटों में उदयपुर जिले के लसाड़िया में सबसे अधिक 67 मिलीमीटर बारिश हुई। सिरोही जिले में आज कई स्थानों पर बारिश हुई। जिले के बांधों में पानी की आवक जारी रहने से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पाली जिले में भी आज हल्की बारिश के समाचार हैं।